जब अनिल शर्मा शावर से बाहर आए तो उन्होंने गंभीर भाव से अपने कपड़े पहने और हीरो की तरह बाथरूम में चले गए। क्योंकि उनका दिमाग चीजों से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने आर्यन सिन्हा पर अनिल शर्मा की बार बार निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही अनिल शर्मा ने बाहर आकर राहुल राठौर को आर्यन सिन्हा के बिस्तर पर लेटा हुआ देखा, उनकी पहली प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। लेकिन उसे जल्दी से वो दृश्य याद आ गया जो उसने पिछली बार गलती से बाथरूम में देखा था, साथ ही हाल ही में उनके बीच की बातचीत भी। ऐसा लग रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। अनिल शर्मा ने अपने बाल सुखाए और अनजाने में राहुल राठौर को बहुत देर तक अचंभे में देखते रहे। बेशक आर्यन सिन्हा ने देखा कि उन्हें इस तरह घूर रहा है। उसने ऊपर देखा और पूछा, क्या हो रहा है? अनिल शर्मा चौंक गए और उन्होंने पलटा करते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने सिर हिलाया और अपने होंठ हिलाए। वो हिचकिचाया और धीरे से पूछा, राहुल राठौर, क्या तुम आर्यन सिन्हा की तरह? जब आर्यन सिन्हा ने यह सुना तो वो तुरंत ऊर्जावान हो गए। अंत में किसी के पास उसके जैसा ही विचार था। उसने अपना फोन नीचे रखा और चमकदार आंखों से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अनिल शर्मा थोड़ा घबरा गए। आप क्या पहले उसे नापसंद नहीं करते थे, लेकिन अब आप हमेशा उसके साथ हैं और बहुत अंतरंगता से काम करते हैं? ऐसे समय थे जब मैं रात में सो नहीं सकता था और आपको बिस्तर से चुपके से बाहर निकलते हुए देखा और उसे रजाई से ढक दिया। और तब? अनिल शर्मा उलझन में थे। क्या और तब? इसके अलावा और कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। अनिल शर्मा उलझन में थे। उनकी प्रतिक्रिया इतनी अजीब क्यों थी? ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पसंद करने का कुछ सबूत देना चाहता था। आर्यन सिन्हा की कोहनियां ढीली हो गईं और वो वापस लेट गए। वो थोड़ा निराश लग रहा था। उसने ऐसा कुछ नहीं सुना जो वो नहीं जानता था। अनिल शर्मा ने देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछा, क्या आप वास्तव में उन्हें पसंद करते हैं? आर्यन सिन्हा ने कुछ नहीं कहा। अनिल शर्मा ने विचार विमर्श किया। उसे थोड़ा डर था कि उसे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन एक दोस्त के रूप में उसे लगा कि उसे ये बातें कहनी होंगी। लेकिन आर्यन सिन्हा आप जैसा लड़का है और वो हमेशा आपको उकसाता है। वो हमेशा आपसे बहस करता रहता है, यहां तक कि उन्हें तीसरी कक्षा के तरुण मित्तल भी पसंद हैं। आप... वो हकलाया, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का मतलब स्पष्ट था। वे एक ही लिंग के थे और आर्यन सिन्हा का आपसे तालमेल नहीं था। इसके अलावा वो किसी और को पसंद करता था। ये संभावित नहीं था कि आप दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन आर्यन सिन्हा ने हालांकि अपने कंधे उचकाए और लापरवाही से कहा, तुमसे किसने कहा कि वो तरुण मित्तल को पसंद करता है? ये 800 साल पहले की बात है। और क्या आपको नहीं लगता कि आर्यन सिन्हा अच्छे हैं? अनिल शर्मा चौंक गए। हालांकि उन्हें लगता था कि आर्यन सिन्हा ठंडे थे और उनके साथ मिलना आसान नहीं था। वो दूसरों की पीठ पीछे उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकते थे। वो केवल शुष्क रूप से कह सकता था, नहीं। आर्यन सिन्हा ने बेशर्मी से तारीफ करते हुए कहा, सही है, आर्यन सिन्हा बहुत अच्छे हैं। वो सुंदर है, उसका फिगर अच्छा है, अच्छे ग्रेड हैं, वो बास्केटबॉल खेल सकता है और लड़ सकता है, अपने दोस्तों को महत्व देता है और वफादार है। हालांकि वो कभी रिश्ते में नहीं रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से वफादार है। एक बार जब वो किसी पर अपना मन लगा लेता है तो उसे बदलना मुश्किल है। वो आगे बोलता चला गया, जो उसे निश्चित रूप से सबसे अच्छे से जानता था, और बिना किसी कठिनाई के खुद की प्रशंसा करता रहा। अनिल शर्मा ने सुना और अवाक रह गए। उसने मन ही मन सोचा, उसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल राठौर पूरी तरह से आर्यन सिन्हा के दिल में आ गए हैं। वो आर्यन सिन्हा को बहुत पसंद करते हैं। वो मूल रूप से राहुल राठौर से बात करना चाहते थे। सबसे पहले वो चिंतित था कि इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। दूसरा, उन्हें नहीं लगता था कि उनके लिए एक साथ रहना संभव है। उन्हें डर था कि राहुल राठौर दुखी हो जाएंगे। लेकिन अब की स्थिति को देखते हुए ये निराशाजनक था। वो केवल ये आशा कर सकता था कि आर्यन सिन्हा उसे उतना ही पसंद करें। हालांकि उनके वर्तमान अवलोकन के आधार पर आर्यन सिन्हा को राहुल राठौर के बारे में अच्छी धारणा रखनी चाहिए, लेकिन अंत में ये काम करेगा या नहीं उन पर निर्भर करेगा। अनिल शर्मा ने एक बूढ़े पिता की तरह आह भरी। राहुल राठौर जल्दी से नहाने खत्म करके बाहर आ गए। आर्यन सिन्हा ने उनका पीछा किया और राहुल राठौर ने उन्हें घूर कर देखा। आर्यन सिन्हा बिल्कुल भी नहीं डरे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि राहुल राठौर उनके पीछे पीछे बाथरूम तक जा सकते हैं। उन्होंने हमेशा की तरह स्नान किया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि राहुल राठौर अपने बिस्तर पर सिर झुकाए बैठे हैं और अपने फोन से खेल रहे हैं। बिना किसी कारण के वो उसे फिर से चढ़ाना चाहता था। वो मुस्कुराया और कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा फिगर खराब नहीं है, मेरे पास 4 पैक है। उसने अपनी शर्ट का हेम उठाया और उसे मादक रूप से छुआ। जब राहुल राठौर ने यह देखा तो वो तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ा और उसकी शर्ट फाड़ दी। उसने अपने दांत पीसे और कहा, तुम क्या कर रहे हो? आर्यन सिन्हा मासूम लग रहे थे। मैं सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा हूं। हताशा के क्षण में राहुल राठौर उसे रोकने के लिए दौड़े। उसने आर्यन सिन्हा की कमर लगभग गले से लगा ली, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ।
आखिरकार उसके दिल में ये उसका अपना शरीर था। वो केवल आर्यन सिन्हा को गड़बड़ करने से रोकना चाहता था। अनिल शर्मा जो हमेशा की तरह जल्दी नहीं गए, ये देखने के लिए मजबूर हो गए। शुक्रवार को स्कूल के बाद वे पहले ही चर्चा कर चुके थे कि तुम्हारे घर जाना है या मेरे घर जाना है। ये अजीब लग रहा था, जैसे कि वे कुछ शर्मनाक करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। राहुल राठौर की हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरे के घर जाए। वो अकेला था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कमरा कहाँ है और उसका सामान कहाँ है। वो किसी भी क्षण उजागर हो सकता है। अंत में उन्होंने आर्यन सिन्हा के घर जाने का निर्णय लिया। राहुल राठौर ने एक बहाना बनाया और आर्यन सिन्हा को अपने माता पिता को फोन करने को कहा कि वो इस सप्ताह अपने सहपाठी के घर पर रहने वाला है और वापस नहीं जाएगा। राहुल के माता पिता ने अपने बेटे पर भरोसा किया और जल्दी से सहमत हो गए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वो दूसरे व्यक्ति के माता पिता के लिए कुछ उपहार लाने के लिए कहना चाहता है। राहुल राठौर ने झट से आर्यन सिन्हा पर हाथ हिलाया। आर्यन सिन्हा ने कहा, माँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आर्यन सिन्हा के घर खेलने जा रहा हूँ। यदि ये बहुत औपचारिक है तो ये उन्हें असहज बना देगा। उसके माता पिता बहुत सहज हैं। जब राहुल के माता पिता ने आर्यन सिन्हा का नाम सुना तो उन्हें ये नाम पहचाना सा लगा, लेकिन याद नहीं आया। दरअसल उनकी सबसे छोटी बहन यामिनी ने हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष में कुछ अफवाहें सुनी थीं। उसने कहा कि उसका भाई स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और उसे एक और लड़के के साथ स्कूल हंक कहा जाता था। हालांकि उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं लगते थे। शाहिल बिष्ट को गपशप करने से रोकने और ये पता लगाने कि वे घर पर रह रहे हैं, उन्होंने आज ड्यूटी पर छात्रों के साथ स्थान अदल बदल लिए और शाहिल बिष्ट और जैस्मिन को पहले जाने दिया। एक सामान्य सफाई के बाद वे अपनी साइकिल लेने के लिए शेड में गए और एक साथ घर जाने के लिए तैयार हुए। राहुल राठौर ने सहज रूप से अपनी साइकिल को धक्का दिया। आर्यन सिन्हा ने उसे चाबी फेंकी और कहा, स्कूल में सहपाठी हैं, तुम मेरी सवारी कर सकते हो। ये सोचते हुए राहुल राठौर वहां से चले गए। दरअसल आर्यन सिन्हा की कार सबसे अधिक आकर्षक थी। ये एक चमकीली लाल और सुनहरी रंग की थी, जिसमें कार के शरीर के चारों ओर आग के गोले लिपटे हुए थे। इसमें एक दैवीय पर्वत की आभा थी। राहुल राठौर ने रात की हवा का सामना करते हुए कुछ देर तक पैडल चलाया। ये अच्छा लगा और वो गलती से थोड़ा आदी हो गया। पुरुषों के लिए कारों से प्यार करना स्वाभाविक था। हालांकि वे अभी तक कम उम्र के थे और छोटी कार नहीं चला सकते थे। वे साइकिलों के बारे में पसंद करते थे। सबसे अच्छी साइकिलें एक सामान्य कार से अधिक महंगी थी। राहुल राठौर को ऐसा लगा जैसे वो हवा की सवारी कर रहे हैं। हवा उनके कानों के पास से गुजर रही थी। ये बहुत संतोषजनक था। आर्यन सिन्हा के नेतृत्व में वे एक आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। राहुल राठौर ने अपना चेहरा स्वाइप किया और आर्यन सिन्हा को लाए, जिसकी आत्मा वास्तविक निवासी थी और शरीर एक आगंतुक था। साइकिल छोड़ने के बाद दोनों चले गए। डिंग डोंग। आर्यन सिन्हा ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उस पर नजर डाली। उसे अचानक कुछ याद आया और चमकती आंखों से राहुल राठौर की ओर देखने लगा। उसे अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। राहुल राठौर अपनी उम्मीद और चमकती आंखों से बचते हुए पीछे झुके। वो सतर्क था, महसूस कर रहा था कि ये निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से आर्यन सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुमसे एक सौदा कर सकता हूं? राहुल राठौर ने बस सिर हिलाया। नहीं। आर्यन सिन्हा ने उसे नजरअंदाज किया। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसने राहुल चैन के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। ये बहुत आसान है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। आप जैसे दमनकारी व्यक्ति इसे पलक झपकते ही सुलझा सकता है। उसने 2 उंगलियां बढ़ाईं और इशारा किया, जैसे उसे मनाने की पूरी कोशिश की। ये वो नियुक्ति है जो मैंने पहले की थी। मुझे कल जाना है। ये सिर्फ 2 पियर्सिंग पाने के लिए है। मैंने पहले ही ईयरिंग्स ऑर्डर कर लिए हैं। जब राहुल राठौर ने यह सुना तो वो तुरंत भौएं सिकोड़ लीं और बेरहमी से मना कर दिया, नहीं, असंभव, चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था, जैसे कि वो एक बड़ा लड़का था जिसे पियर्सिंग की परवाह नहीं थी। आर्यन सिन्हा इस बात से पूरी तरह से असहमत थे। दुनिया में ऐसे कई पुरुष थे जो ईयरिंग्स पहनते थे, जैसे बेकहम, मैडी और वेड। जब वे ईयरिंग्स पहनते थे तो वे कैसे लड़के थे? इसके विपरीत वे फैशनेबल थे, अधिक सुंदर और संवेदनशील थे। उन्होंने लापरवाही से नामों की एक लंबी सूची बनाई। ये बहुत आश्वासन देने वाला था। राहुल राठौर ने तस्वीरें देखीं और उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वे वास्तव में बहुत पुरुषानी थे। लेकिन राहुल राठौर ने फिर भी दृढ़ता से सिर हिलाया। क्यों? आर्यन सिन्हा असंतुष्ट थे। राहुल राठौर ने कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो आगे बढ़ो। जब तुम्हें अपना शरीर वापस मिलता है तो मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कहां से प्राप्त करना चाहते हो। आर्यन सिन्हा ने कहा, वो दुकान मेरे भाई के दोस्त के पास है। उन्होंने सभी ईयरिंग्स डिजाइन और बनाए। पियर्सिंग दर्द रहित होते हैं। मैंने मेरे लिए एक जोड़ी खरीदने से पहले काफी देर तक बात की। अगर मैं इस मौके को चूक गया तो एक और मौका नहीं मिलेगा। राहुल राठौर हंसे और कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना? आर्यन सिन्हा कड़वे चेहरे से उसे दयनीय दृष्टि से देखने लगा, लेकिन राहुल राठौर भावहीन था और बिना डगमगाए आगे बढ़ता रहा। असीम क्षितिज मेरा प्यार है। अचानक बगल से भावपूर्ण म्यूजिक का एक झोंका आया।
आवाज बहुत तेज थी और राहुल राठौर असमंजस में पड़ गए। वो एक कदम चूक गया और जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि वो अपने माथे पर चोट लगाएगा और एक धक्का प्राप्त करेगा, लेकिन वो एक मजबूत छाती में गिरा। राहुल राठौर ने ऊपर देखा और आर्यन सिन्हा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। तुम ठीक तो हो ना? जब आर्यन सिन्हा ने देखा कि वो गिरने वाला है तो उसके पास खुद को फेंकने से पहले सोचने का समय भी नहीं था। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्योंकि उसे बहुत देर हो गई थी इसलिए वो केवल अपने नितंब पर जमीन पर गिर सकता था और एक कुशन बन सकता था। राहुल राठौर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को संभाल लिया और चुपचाप उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी धूल भरी हथेलियां थपथपाईं और हल्के से कहा, धन्यवाद। आर्यन सिन्हा ने समारोह में खड़े नहीं हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन सिन्हा के घर में घुसते ही उसे आधुनिक शैली में सजाया गया, सरल और जीवंत। लिविंग रूम को गर्म नारंगी रंगों में सजाया गया जो घर की गर्मी को बढ़ाता था। आश्चर्यजनक रूप से ये काफी सामान्य था। राहुल राठौर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और भौएं चढ़ा दीं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। आर्यन सिन्हा को इसकी आदत थी और उन्हें नहीं लगता था कि ये कोई बड़ी बात है। वो अब युवा नहीं था। कभी कभी अकेले रहना अधिक आरामदायक होता था। लेकिन जब उन्होंने राहुल राठौर की आंखें देखीं तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया और महसूस किया कि मौका है। उसने आहें भरने का नाटक किया और बेहोश होकर कहा, इसलिए मैंने अपने घर आने का सुझाव दिया। इसका पर्दाफाश होना असंभव है। मेरा घर बहुत शांत है और आसपास कोई नहीं है। कभी कभी जब मैं उठता हूं तो मुझे अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है। कोई आवाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मुझे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया है। ये बहुत असहज है। उसने धीरे और धीमी आवाज में कहा, राहुल राठौर की ओर देखते हुए। उसने अपने होंठ शुद्ध किए और एक फीकी मुस्कान खींची, लेकिन उसकी आंखें निराशा और उदासी से भरी थीं। इस मुस्कान ने दर्द को कम नहीं किया, लेकिन इसने उसे और भी अकेला और दयनीय बना दिया। राहुल राठौर ने उसकी ओर देखा और चुप रहे बिना नहीं रह सका। वो नहीं जानता था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। झिझकते हुए राहुल राठौर ने हाथ उठाया और उसके कंधे को थपथपाया। उसने शुष्क स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मैं अगले 2 दिनों तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्यन सिन्हा ने अपनी आंखें नीची कर लीं, जैसे कि वो अपनी उदासी को रोक रहा हो, लेकिन वास्तव में वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, ताकि राहुल राठौर इसे न देख सके। उसने जोर दिया और धीमी आवाज में कहा, कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। ये मेरे कान छिदवाने के लिए है, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं जाना चाहता। उदास माहौल जम गया। उसके कंधे पर हाथ धीरे धीरे सिकुड़ गया और मुट्ठी में बदल गया। राहुल राठौर ठंडे स्वर में मुस्कुराए, आप दिखावा कर रहे हैं। आर्यन सिन्हा ने अपनी पानी भरी काली आंखें उठाईं और मासूम लग रहे थे। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? सहानुभूति महसूस करना आपके लिए वास्तविक होना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आर्यन सिन्हा ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसका चेहरा शांत हो गया। फिर वो कमरे में गया और एक छोटा सा बॉक्स लेकर बाहर आया। उन्होंने इसे राहुल राठौर को दिखाया। ये वे झुमके हैं जिन्हें मैंने पसंद किया है। वे निश्चित रूप से उन पर अच्छे लगेंगे। नजर रखो। खुला हुआ बक्सा उसके ठीक सामने था और उसके पास इसे देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राहुल राठौर ने एक नजर डाली। नर्म सफेद कुशन पर 2 झुमके थे। वे काले थे, जो अनियमित ज्यामितीय कटों के साथ थे, जो चांदी की लताओं से घिरे हुए थे। हालांकि काला शुद्ध काला नहीं था। बीच में बिखरे हुए सितारे थे, जैसे रात के आकाश में सितारे, अद्वितीय और चकाचौंध। क्या ये सुंदर नहीं है? आर्यन सिन्हा ने उत्साह से अपनी पसंद की चीजों को उनके साथ साझा किया। जब वो खुश होता था तो वो बहुत तेजी से बोलता था। वो आत्मविश्वासी और तरड़ार था और उसकी आंखें चमकीली थीं, जिससे उसका चेहरा और भी चमकदार हो गया। उन्होंने कहा, दरअसल मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए झुमके बहुत उपयुक्त हैं। तुम मेरे साथ एक क्यों नहीं मिलते? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जोड़ी चुनूंगा। नहीं, राहुल राठौर ने तुरंत खारिज कर दिया। मूल रूप से आर्यन सिन्हा ने इसे एक गोल चक्कर रणनीति के रूप में कहा था। वो एक ऐसा अनुरोध करना चाहते थे जो और भी अस्वीकार्य था। इसकी तुलना में वो राहुल राठौर को मनाने के लिए दूसरे को स्वीकार्य बनाना चाहते थे। हालांकि एक बार जब उन्होंने ये कहा तो आर्यन सिन्हा को वास्तव में महसूस हुआ कि ये वास्तव में बुरा नहीं है। राहुल राठौर का सुंदर चेहरा झुमके की एक जोड़ी के साथ मिलकर निश्चित रूप से अधिक आकर्षक होगा। वो अचानक थोड़ा उत्सुक महसूस करने लगा। राहुल राठौर को घूरने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। आर्यन सिन्हा को याद आया कि उनकी तरफ देखना बेकार है। अभी वो राहुल राठौर के शव का उपयोग कर रहे थे। प्रभाव की कल्पना करने के लिए उसे फोन को देखना चाहिए। आर्यन सिन्हा ने फोन की ओर देखा और अपने कानों को छुआ, धीरे धीरे उन्हें रगड़ते हुए। उसके कान के लोबे मांसल थे और उसके कान गोरे और सुंदर थे।
जितना वो अधिक उन्हें देखता था उतना ही उन्हें लगता था कि वे उपयुक्त हैं। उसने एक और झुमका उठाया और प्रभाव का अनुमान लगाते हुए इसे अपने कान के खिलाफ दबाया। ये देखकर कि वो वास्तव में सोच रहा था और लग रहा था कि उसके पास कुछ योजना है, राहुल राठौर वास्तव में थोड़ा घबरा गया। आर्यन सिन्हा हमेशा लोगों को ये आभास देते थे कि वो लापरवाह और बेलगाम है। उन्होंने लापरवाही से काम किया और उनके मन में बहुत अधिक संदेह नहीं था। ये अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात थी। कम से कम राहुल राठौर को तो इस समय यही लग रहा था। इसके अलावा तार्किक रूप से कहा जाए तो राहुल राठौर को इस तरह छूने पर कुछ भी महसूस नहीं करना चाहिए। हालांकि शायद इसलिए क्योंकि ये उसका अपना शरीर था, वास्तविक स्पर्श की एक अस्पष्ट भावना थी। उसे देखते ही उसके कानों में खुजली होने लगी। राहुल राठौर गुस्से में आ गया और उसने अपना हाथ हटा लिया। उसने चिढ़ते हुए कहा, छूना बंद करो, मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं। झुमके गिर गए और फर्श पर उड़ गए और कर्कश आवाज आई। इस समय वे दोनों सोफे पर बैठ गए। आर्यन सिन्हा का हाथ दूर धकेल दिया गया और वो अचानक रुक गया। उसने फर्श पर झुमकों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर राहुल राठौर को। उसकी आंखों में अंधेरा था और राहुल राठौर को अपनी पीठ के नीचे एक अकटनीय ठंडक महसूस हुई। ये ऐसा था जैसे वो किसी क्रूर जानवर द्वारा घूरा जा रहा हो और वो मुंह का शिकार हो। एक पल का मौन था। बिना तैयारी के वो आर्यन सिन्हा की मां से मिला। उसने एक छोटा सूट पहना हुआ था और उसका मेकअप उत्कृष्ट था। उसके पास एक मजबूत महिला की आभा थी। राहुल राठौर को अचानक दोषी महसूस हुआ, जैसे कि एक बच्चे को किसी वयस्क द्वारा कुछ बुरा करते हुए पकड़ा गया हो। इसकी तुलना में आर्यन सिन्हा काफी शांत थे। वे विनम्रता से मुस्कुराए और कहा, हेलो आंटी, मैं आर्यन सिन्हा का सहपाठी राहुल राठौर हूं। शिक्षक ने एक समूह कार्य सौंपा, इसलिए मैं उसके साथ इसे करने आया। श्रीमती सिन्हा ने देखा कि ये सहपाठी सुंदर और विनम्र है, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराईं। ओह, मैं समझा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे एक व्यापार यात्रा पर जाना है और आपका मनोरंजन नहीं कर सकता। बस इस जगह को अपना घर समझें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस आर्यन सिन्हा को बताएं। ठीक है, धन्यवाद आंटी। आर्यन सिन्हा ने हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राहुल राठौर ने श्रीमती सिन्हा की ओर देखा और अचानक उसे एक विचार आया। उसने अचानक कहा, मां, मुझे अपने कान छिदवाने हैं। श्रीमती सिन्हा चौंक गईं। वो अपनी जगह पर रुक गईं और आर्यन सिन्हा की ओर देखने लगीं। राहुल राठौर ने सोचा, अच्छा, बस आओ और मुझे ऐसा न करने देने के लिए डांटो, फिर मेरे पास न जाने का एक कारण है। श्रीमती सिन्हा बहुत शांत थीं। फिर घाव की विषाणु शुद्धि करना याद रखना, इसे संक्रमित न होने देना। राहुल राठौर ने कहा, मां, आप मुझे निराश करती हैं। श्रीमती सिन्हा 2 कदम चलीं और उन्हें अचानक याद आया, वैसे क्या स्कूल छात्रों को ईयर स्टड पहनने की अनुमति है? राहुल राठौर की उम्मीद फिर से जागृत हो गई। वो ये कैसे भूल सकता है? आर्यन सिन्हा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, लेकिन ऐसे छात्र हैं जो ट्रेमिला सुई पहनते हैं। जब तक वे दिखावा नहीं करते तब तक कोई बात नहीं। मां सिन्हा ने सिर हिलाया और राहुल राठौर की ओर पिछली रूप से खुले विचारों और सहिष्णु दृष्टि से देखा। फिर जैसा आप ठीक समझें वैसा करें। आप पहले से ही बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं इन छोटी छोटी बातों से आपको परेशान नहीं करूंगा। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें और अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे पास आएं। राहुल राठौर को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसने लकड़ी से सिर हिला दिया। जब मिसेस सिन्हा अपना सूटकेस लेकर चली गईं तो आर्यन सिन्हा गर्व से मुस्कुरा दिया। तुम मुझे मेरी मां के माध्यम से रोकना चाहते हो? वो मेरी मां है, मैं उसे सबसे अच्छे से जानता हूं। मेरा परिवार एक फ्री रेंज परिवार है। बड़ी चीजों पर एक साथ चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी बातें वो मुझे खुद निर्णय करने देती है। राहुल राठौर ने अपनी आंखें घुमाईं। आर्यन सिन्हा हंस पड़ा, तो तुम जाओगे ना? राहुल राठौर ने एक शब्द नहीं कहा। सीधे चेहरे के साथ उसने अपना फोन निकाला और उसके साथ खेलने लगा। आर्यन सिन्हा ने सीधे तौर पर उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन आर्यन सिन्हा समझ गए कि उन्होंने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा का मतलब था कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। आर्यन सिन्हा मन ही मन हंस पड़ा। वो आगे बढ़ा और उसके कंधे पर झुक गया, चिढ़ाते हुए, वास्तव में ये सिर्फ आपके कानों को छिदवाना है। ऐसा नहीं है कि ये आपका शरीर है। आप इसके बारे में इतने अड़िग क्यों हैं? वास्तव में क्या आप दर्द से डरते हैं? चिंता न करें, स्टोर मैनेजर द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीन बहुत उन्नत है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। राहुल राठौर ने अपना फोन दबाया और पलकें भी नहीं उठाईं। जब उसने सुना कि वो दर्द से डरता है तो उसने उस पर ठंडे स्वर में कटाक्ष किया और कहा, स्क्रैम। आर्यन सिन्हा ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। डरो मत, यहां तक कि अगर ये दर्द होता है तो मैं तुम्हें मना लूंगा। बेबी, रोना मत।
राहुल राठौर ने दांत पीसे, उसकी मुट्ठियां खुजाने लगीं। उसने अपना फोन नीचे फेंक दिया और उसका कॉलर पकड़ लिया। चूंकि वो उसे मार नहीं सकता था, इसलिए वो केवल शाप दे सकता था, FUCK। आर्यन सिन्हा को पता था कि वो सिर्फ यही कह रहे थे। ये चोट या खुजली नहीं थी और कोई खतरा नहीं था। वे हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, चलो भले ही जैविक स्तर से मैं तुम्हें FUCK करूंगा। राहुल राठौर ने अभी पड़ोस में कुछ ऐसा ही कहा था और अब ये उनके पास वापस आ रहा था। राहुल राठौर ने ठंडे स्वर में सूंघा और अपना हाथ छोड़ दिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे भूख लगी है, हम रात के भोजन में क्या खा रहे हैं, टेक आउट? आर्यन सिन्हा ने कहा, ठीक है, मैं आमतौर पर नीचे के रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं, लेकिन चूंकि आप मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊंगा। राहुल राठौर, आप खाना बनाना जानते हैं? आर्यन सिन्हा ने कहा, बेशक, मेरे खाने का स्वाद बहुत अच्छा है, बस एक 5 सितारा होटल से थोड़ा बेहतर है। राहुल राठौर बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। वो खड़ा हुआ और प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। मैं नीचे भोजन चुनता हूं। आर्यन सिन्हा ने शिकायत की, आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं? राहुल राठौर पीछे नहीं हटे। हाँ। आर्यन सिन्हा का दम घुट गया। ये देखकर कि राहुल राठौर मजाक नहीं कर रहे थे, तो उन्हें अचानक थोड़ा दुख हुआ। आमतौर पर जब लोग उनसे खाना बनाने के लिए भीख मांगते थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। आज उन्होंने किसी और के लिए खाना बनाने की पेशकश की और उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसी तरह वो राहुल राठौर को एक सिचुआन रेस्टोरेंट में ले गए और भारी मन से कई मसालेदार व्यंजन मंगवाए। राहुल राठौर ने भौएं चढ़ा दी, आप मसालेदार खाना खा सकते हैं? जहां तक उन्हें पता था, आर्यन सिन्हा को उनकी तरह मसालेदार खाना पसंद था, लेकिन वो केवल मध्यम मसालेदार खाना ही खा सकते थे, जो दक्षिण का मीठा और मसालेदार भोजन था। सिचुआन या चोंगपिंग जैसी जगहों पर वो ये कहने में जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने पाया कि राहुल राठौर और भी खराब था। वो अभी भी सो रहा था। असंतुलित महसूस करते हुए वो आगे बढ़ा, अपनी रजाई उठाई और अचानक पर्दे खींच लिए, जिससे उज्ज्वल और चमकदार सूरज की रोशनी चमकने लगी, जिससे कमरा रोशन हो गया। बिस्तर पर लेटे राहुल राठौर ने तुरंत अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया, पलट गया और खिड़की की ओर पीठ करके रजाई की छाया में चले गए। आर्यन सिन्हा अवाक रह गए। उसकी तुलना में ये व्यक्ति किसी भी तरह से कमतर नहीं था। उसने इसके बारे में सोचा और बिस्तर पर पीठ करके वापस कूद गया। वो सीधे रजाई पर गिर गया और राहुल राठौर पर पहाड़ की तरह दब गया। अचंभे में सो रहे राहुल राठौर रक्षाहीन थे। वो अचानक चिल्लाया और अपने हाथों से उठ बैठा। वो किसी ऐसे व्यक्ति को घूर रहा था जो उसकी कमर के बल लेटा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ग्रिम रीपर की घूरनी का इस्तेमाल किया। फिर उसने उसे बिस्तर से लात मार दी। तुम मरना चाहते हो? बाहर आओ और लड़ो। राहुल राठौर ने आर्यन सिन्हा का पैर पकड़ लिया, जो भागने ही वाला था, और उसे कमरे से बाहर खींचने ही वाला था। आर्यन सिन्हा ने तुरंत उन्हें याद दिलाया, हीरो, कृपया दया करें, ये तुम्हारा शरीर है। राहुल राठौर काले चेहरे के साथ पीछे मुड़े। उसकी आंखें और भौवें ठंडी थीं। उसने धीरे धीरे याद करने से पहले कुछ देर तक उसे घूरता रहा। अचानक उसने अपना हाथ छोड़ दिया और अपने पैर को वापस जमीन पर गिरने दिया। फिर वो ठंडे पानी से नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। बाहर जाने से पहले आर्यन सिन्हा ने ध्यान से उनके चेहरे को देखा और खुद को दोषी महसूस करने लगे। उसे अभी अभी मौत का पछतावा हुआ। क्या होगा अगर वो उसे परेशान करता है और वो उसके लिए नहीं जाना चाहता है? चलो सुबह की चाय के लिए चलते हैं। पहला, इसके बारे में सोचने के बाद उसने पहले उसके मूड को कम करने के लिए उसे एक अच्छा भोजन देने का फैसला किया। जागने के बाद गुस्सा होने की एक सीमा समय थी। प्रारंभिक अवधि के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आर्यन सिन्हा ने राहुल राठौर के पसंदीदा भोजन की 20 से अधिक टोकरियां ऑर्डर की। झींगा पकौड़ी, चिकन पैर, राइस नूडल रोल, ग्लूटेनस चावल चिकन, शुमाई और इसी तरह। जब वो लगभग खाना खा चुका था तो राहुल राठौर का चेहरा भी सामान्य हो गया। आर्यन सिन्हा ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने अपनी नाक रगड़ी और कहा, क्या हम आगे उस दुकान पर जा सकते हैं? राहुल राठौर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने छोटा चाय का प्याला उठाया और धीरे से टिया गुवानेन चाय की चुस्की ली। कप खत्म करने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही आर्यन सिन्हा के होंठ थोड़े ऊपर उठे, राहुल राठौर ने धीरे से आगे कहा, ठीक आज सुबह के कर्ज की तरह। जब मैं इसे वापस लाऊंगा तो मैं इसे धीरे धीरे आपके साथ सुलझा लूंगा। वो मुस्कुराया, लेकिन इससे आर्यन सिन्हा के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन सिन्हा ने एक एक्सप्रेस कार बुलाई और उन्हें रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर उठाया। वे सीधे रेस्टोरेंट में चले गए। मूल रूप से राहुल राठौर ने सोचा था कि ये एक अगोचर छोटी दुकान होगी, जैसा कि उन्होंने टीवी पर देखा था। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये एक भीड़ भाड़ वाले प्राइम लोकेशन पर था। पहली नज़र में ही वो जान गए कि किराया बहुत महंगा था। उसके सामने की दुकान भी शहर के केंद्र के फैशन के अनुरूप थी। सजावट शैली में एक मजबूत व्यक्तित्व था और अद्वितीय आकर्षण अतिरेक था।
पहली नज़र में उन्हें लगा कि ये बहुत स्टाइलिश है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वो कुछ डिस्प्ले कांच की अलमारियां देख सकते थे। अंदर सभी प्रकार के उत्कृष्ट कान स्टड और झुमके बड़ी सफाई से व्यवस्थित थे। उनमें से बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्रत्येक डिज़ाइन बहुत खास था। हालांकि राहुल राठौर को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि वे साधारण नहीं है। आर्यन, तुम सच में आकर आए हो। मधुर पुरुष आवाज परिचित और स्वाभाविक थी। राहुल राठौर ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और पाया कि ये एक कैजुअल सूट में एक आदमी है। उसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर थीं और वो कोमल और सुशील लग रहा था। उसके ऊंचे नाक के पुल पर बैठे सोने के किनारे वाले चश्मे ने उसे असाधारण बना दिया। ये शख्स उससे बात कर रहा था, लेकिन वो असली आर्यन सिन्हा नहीं था। वो जानता नहीं था कि स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया कैसे दे, इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाया और आर्यन सिन्हा के निर्देश के अनुसार उसका अभिवादन किया। भाई आप। लवन आर्य मुस्कुराए और उसके बगल में आर्यन सिन्हा की ओर देखा। तुम एक दोस्त लाए हो? राहुल राठौर ने अजीब तरीके से अपना परिचय दिया और खुद को संभाला। उन्होंने कहा, ये मेरा सहपाठी राहुल राठौर है। उसने इसके बारे में सुना और उत्सुक था, इसलिए वो आकर देखना चाहता था। लवन आर्य को कोई आपत्ति नहीं थी। वो उन्हें दीवार पर ज्यामितीय काली और पीली रेखाओं तक ले गया। मेरे पीछे आओ। उसने कुछ दबाया और अचानक दीवार पर एक दरवाज़ा दिखाई दिया। ये बहुत हाईटेक लगता था और ये धीरे धीरे खुल गया। जब वे अंदर गए तो ये स्वचालित रूप से घूम गया और दीवार के साथ मिल गया और इससे कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। लवन आर्य ने राहुल राठौर को एक घूमती कुर्सी पर बैठने को कहा और उसे एक पल इंतजार करने के लिए कहा। वो कान छिद्रवाने का उपकरण लेने के लिए कैबिनेट की ओर मुड़ा। राहुल राठौर ने बड़े कमरे के चारों ओर देखा। आसपास कई उपकरण थे जिनका वो नाम नहीं ले सकता था, लेकिन वो अभी भी दीवार के पास कुछ टेबल और कटिंग औजारों को पहचान सकता था। ये लवन आर्य का स्टूडियो होना चाहिए। लवन आर्य वापस आए और शराब में डूबी हुई रुई से उनका कान पोंछा। ये शुरू होने वाला था, लेकिन राहुल राठौर अभी भी नहीं जानते थे कि घबरा जाएं। उसके चेहरे की रेखाएं पूरी तरह से तनावग्रस्त थीं और उसके होंठ एक सीधी रेखा में दब गए थे। वो बिना किसी अभिव्यक्ति के था। आर्यन सिन्हा जो उनके बगल में खड़े थे, स्वाभाविक रूप से इस बात को जानते थे। वो आगे बढ़ा और धीमी आवाज में उसे सांत्वना देते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आराम करो, ये ठीक है, ये चोट नहीं पहुंचाता है। जानबूझकर कम की गई धीमी आवाज नर्म और थोड़ी सी कर्कश थी, जैसे एक पंख धीरे से पस्तायत ब्रश कर रहा हो। इसने वास्तव में राहुल राठौर को थोड़ा आराम दिया, लेकिन साथ ही इसने उसे याद दिलाया कि वो किसकी वजह से पीड़ित था और वो उसे ठंड से घूरने से नहीं बच सका। लवन आर्य को उनके बीच की अंतर्धारा के बारे में पता नहीं था। उसने कर्तव्यनिष्ठता से सभी आवश्यक वस्तुएं स्वयं पैक कर लीं, चांदी की सुइयां, शराब, मरहम आदि। उसने उन सबको एक जिंतित बक्सों में रखा, उपहार बैग में लपेटा और उन्हें सौंप दिया। असफल कान छिद्रवाने की यात्रा आखिरकार खत्म हुई। राहुल राठौर की आंखें लाल थीं और उनके कान के लौबे भी लाल थे। वो ठंडे चेहरे के साथ दुकान से बाहर चला गया। शुरू से अंत तक उन्होंने आर्यन सिन्हा से एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आर्यन सिन्हा उस पर चुपके से नजर डालने से नहीं बच सका। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि भले ही वो अच्छा ना लगे, फिर भी वो बहुत सुंदर था, जिसने कान स्टड पहनने की उसकी इच्छा को संतुष्ट किया। वापस जाते समय वे कार की पिछली सीट पर बैठे रहे। दोनों कुछ हद तक अनुपस्थित थे। आर्यन सिन्हा ने बैग को उसके बगल में रख दिया। उसका हाथ अनजाने में उस पर हैंडल बार को सहलाने लगा। वो विचारों में खो गया था। उसका फोन बजा और उसने सजगता से जवाब दिया। उसने कई बार लापरवाही से जवाब दिया, कहते हुए कि उसे ये मिल गया। ये कुछ ऐसा ही था जैसे इंटरनेट पर परीक्षण किए गए लोग फोन पर बात करते समय किसी भी चीज का जवाब देंगे। जब वो अपने होश में आया तो वो थोड़ा सा स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति एक एक करके टूट गई और उसने अपना आपा खो दिया। वो मुड़ा और जोर देकर राहुल राठौर के कंधे पर बोला। राहुल राठौर ने उसे ठंडे भाव से देखा। आर्यन सिन्हा अकड़कर मुस्कुराया। अभी अभी मुझे तुम्हारी माँ का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनके चाचा ने तुम्हारे पीने के लिए सूप बनाने के लिए एक चिकन भेजा है। राहुल राठौर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नसें बाहर निकल गईं। ऐसा लग रहा था कि उसके माथे पर एक एक्स है, जैसे वो किसी भी समय उसे पीटने जा रहा हो। तुमने अभी कुछ क्यों नहीं कहा? वो आर्यन सिन्हा को सिखा सकता था कि इससे कैसे निपटना है, लेकिन यह आदमी इतना मूर्ख था कि वो इस सब के लिए सहमत हो गया। वो नहीं जानता था कि इसे छुपाने का बहाना कैसे ढूंढे। आर्यन सिन्हा की कलाई में दर्द हो रहा था और उसे दोषी महसूस हो रहा था। उसने अपनी नाक छुई, लेकिन उसके पास ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि वो राहुल राठौर के आंसू भरे चेहरे के बारे में सोच रहा था। जब उसने उसका कान छिदवाया, उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा और उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल राठौर उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके बिना भी राहुल राठौर आमतौर पर उनके प्रति बहुत विनम्र नहीं थे, लेकिन लड़कों का आपस में झगड़ा होना आम बात थी। आर्यन सिन्हा आमतौर पर इसका आनंद लेते थे, जैसे वो कोई खेल खेल रहे हों। आर्यन सिन्हा ने अपना फोन सौंपा और अच्छे रवैये के साथ पूछा, वापस बुलाएं? थोड़ी देर बाद राहुल राठौर खुद को शांत करने में कामयाब रहे। वो अपनी माँ के चरित्र को समझता था। वो कोमल थी और अपने बच्चों से प्यार करती थी।
लेकिन कुछ पहलुओं में वो आश्चर्यजनक रूप से सख्त थी। उसने किसी को भी खंडन करने की अनुमति नहीं दी। अगर वे नहीं सुनते तो वो उन पर एक नज़र डालती और उनके साथ ठंडी हिंसा का व्यवहार किया जाता। उदाहरण के लिए, मैंने आपको बताया था कि बाहर की दूध की चाय दूध के सार से बनी होती है और मोती प्लास्टिक के होते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आप इसे नहीं पी सकते, लेकिन फिर भी आप इसे पीने पर जोर देते हैं, है ना? मैं आज खाना नहीं बनाने जा रहा हूं। आप लोग वैसा ही करते हैं जैसा आप ठीक समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फ्री रेंज चिकन सूप पीने के लिए वापस नहीं गए थे, जिसे मदर राहुल बहुत पसंद करती थीं, तो आप निश्चित रूप से अविवाहित और असंवेदनशील होंगे यदि आपने इसे नहीं पिया। यदि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, आप बस मौत का इंतजार कर सकते हैं। वीचैट पर बूढ़े लोगों के इमोटिकॉन्स का जवाब ना देने जैसी बातें ना कहें। इसके बजाय नीचे छोटे ग्रे शब्दों की एक पंक्ति थी, संदेश भेजा गया है लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। मैडम राठौर वास्तव में दबंग थीं। राहुल राठौर ने फोन नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपना हाथ छोड़ दिया और अपना माथा रगड़ लिया। रहने भी दो, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। वापस जाओ? अपने घर वापस? हाँ। क्यों? आर्यन सिन्हा हैरान रह गया। क्या वो उजागर होने से नहीं डरता था? बकवास मत करो, नहीं तो मैं खुद को मार डालूंगा। राहुल राठौर अधीर दिखे। ड्राइवर को फिर से पता बताने के बाद उसने अपनी ठुड्डी को सहलाया और सोचा कि आगे क्या करना है। आर्यन सिन्हा ने देखा कि वो परेशान है और उत्सुक है। वो अपने घर जाने से बिल्कुल भी नहीं घबराता था। इसके बजाय वो इसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर की सीट पर बैठे ड्राइवर ने उनकी बातचीत सुनी और उसे नहीं लगा कि कुछ भी गलत है। उसने बस यही सोचा कि इन दिनों युवा एक दूसरे को संबोधित करने में वास्तव में अजीब हैं। ये बिल्कुल उसके बच्चे की तरह था। आमतौर पर जब वो उससे अपनी माँ के बारे में बात करता था तो वो माँ नहीं बल्कि पत्नी कहता था, जिससे वो हंसने का मन करता था। ड्राइवर को लगा कि राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा चचेरे भाई हैं या कुछ और। जब राहुल राठौर के घर पहुंचे तो आर्यन सिन्हा ने सबसे पहले आर्यन सिन्हा का परिचय कराया, जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। राहुल राठौर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आंटी। साथ ही वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। एक अप्रत्याशित अतिथि को देखकर माता राठौर बहुत उत्साहित हो गईं। वो हमेशा मेहमान नवाज रही थीं। जब मेहमान अंदर आया तो उसने अपना सिर घुमाया और अपने बेटे को उसे पहले से नहीं बताने के लिए दोषी ठहराया। चूंकि मेहमान उनके बेटे के सहपाठी थे, इसलिए उन्होंने पूछा, राहुल ने कल रात आपको कोई परेशानी तो नहीं दी ना? राहुल राठौर ने तुरंत सिर हिलाया। माता राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, आओ साथ में खाते हैं, चिकन सूप अभी तैयार है। यामिनी कटा हुआ स्क्विड खा रही थी। जब उसने देखा कि उसका भाई एक सहपाठी को वापस लाया है, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो एक और स्कूल हंग था जो उसके साथ नहीं था, तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसकी गपशप करने वाली आत्मा प्रज्वलित हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी कक्षा की लड़कियां हमेशा कहती थीं कि वो एक टीवी शो की तरह था। वो सुंदर और आकर्षक था और उसका चेहरा और शरीर वास्तव में अच्छा था। जब उसके सहपाठियों ने उसके बारे में बात की तो निश्चित रूप से उन दोनों ने उसका उल्लेख किया। हालांकि यामिनी अपने भाई के साथ बड़ी हुई थी और उसने कई बार उसका हैंडसम चेहरा देखा था। वो लंबे समय से इससे प्रतिरक्षित थी और उसने नहीं सोचा था कि वो उतना सुंदर था जितना उसके सहपाठियों ने बढ़ा चढ़ाकर कहा था। हालांकि चूंकि आर्यन सिन्हा को पहली बार देखा गया था तो वो थोड़ी स्तब्ध थी। वो पूरी तरह से एक युवा मूर्ति बन सकता है। राहुल राठौर ने आर्यन सिन्हा की पहचान का इस्तेमाल करते हुए अपने घर आए। हालांकि उसने जानबूझकर खुद को नियंत्रित किया और पहली बार अजनबी होने का नाटक किया, लेकिन वो इस जगह पर इतने सालों से रह रहा था कि वो आंखें बंद करके घूम सकता था। वो अभी भी देख सकता था कि कुछ विवरण में गड़बड़ है। उसका मन फिर से आर्यन सिन्हा पर था। जब किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, उसने आर्यन सिन्हा का हाथ पकड़ लिया, जो गाजर को बगल में धकेलने वाला था, जिससे आर्यन सिन्हा के लिए हिलना मुश्किल हो गया। आर्यन सिन्हा ने अपना सिर घुमाया और उसकी चेतावनी भरी निगाहों से मिला। उसे अपने लिए और भी अफसोस हुआ। ऐसा घिनौना खाना। चूंकि आर्यन सिन्हा को लगा कि वो राहुल राठौर का ऋणी है, इसलिए उन्होंने अपनी नापसंदगी को दबाया और एक गहरी सांस ली। एक नायक के दिल से उन्होंने घृणित गाजर खाई, फिर अपने मुंह के अजीब स्वाद को दबाने के लिए कुछ निवाले चावल और मीठा और खट्टा सुअर का पीस खाया। भोजन के आधे रास्ते में आर्यन सिन्हा ने श्रीमती राहुल को ये कहते हुए सुना, यामिनी, नक चढ़ा मत बनो। अपने भाई को देखो, वो आमतौर पर ब्लैक फंगस नहीं खाता है, लेकिन आज उसने कुछ टुकड़े खा लिए, है ना? भोजन के बारे में चूजी होना कुछ ऐसा नहीं था जो बच्चे कर सकते थे। यहां तक कि श्री राहुल, जो 40 के दशक में थे और शांत थे, बैंगन को देखकर भौएं चढ़ा देते थे। पत्नी की जबरदस्ती के कारण उन्होंने केवल 1 या 2 टुकड़े खाए। आर्यन सिन्हा ने जब ये सुना तो उसका कड़वा चेहरा अचानक चमक उठा, मानो उन्होंने कोई अद्भुत समाचार सुना हो। उन्होंने एक मेजबान का रवैया अपनाया और कई बड़े ब्लैक फंगस को उठाकर जबरदस्ती आर्यन सिन्हा के कटोरे में फेंक दिया। आर्यन सिन्हा बहुत प्यारा है, इसे खाओ।
राहुल राठौर का चेहरा तन गया। क्या आपने गलत याद किया? आर्यन सिन्हा के हाव भाव दृढ़ थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने ये नहीं कहा कि आप एक बार में पूरी बाल्टी खा सकते हैं? माता राठौर ने कहा, क्या ये ऐसा है? फिर आपको अधिक खाना चाहिए। ये सभी हमारे घर शहर से खरीदे गए हैं। ये बहुत ताज़े हैं। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो कुछ घर ले जाएं और अपने माता पिता को चखने दें। परिणाम स्वरूप राहुल राठौर का कटोरा और पिच ब्लैक सामान से भर गया, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे। लेकिन वो और क्या कह सकते थे? वो केवल धन्यवाद कह सकते थे और इसे पसंद करने का नाटक कर सकते थे। आर्यन सिन्हा ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ संतोष से गाजर खाई। आप मुझे अकेले पीड़ित कैसे कर सकते हैं? रात के खाने के बाद राहुल राठौर को लगा कि घर पर रहना वास्तव में बहुत असुविधाजनक है। उसने सोचा कि उसे अपने माता पिता से बात करनी होगी और फिर सिन्हा परिवार के पास वापस जाना होगा। उसने आर्यन सिन्हा को एक साधारण चर्चा के लिए एक तरफ खींच लिया। अगर वो सहयोग करते तो वो पहले बोलते। जब आंटी राहुल को ये सुना कि वो फिर से अपने सहपाठी के घर पर रहने जा रहे हैं, तो वो मदद नहीं कर सकी और भौएं चढ़ा गईं। आपने उसे पहले ही रात को परेशान कर दिया था। आप वहां फिर से कैसे जा सकते हैं? यहां तक कि अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो क्या आप इसे घर पर नहीं कर सकते? राहुल राठौर ने झट से कहा, यह परेशानी वाली बात नहीं है। अतिरिक्त इसके ये ग्रुप असाइनमेंट है, इसलिए हमें इस पर साथ में चर्चा करनी होगी। माता राठौर ने आर्यन सिन्हा की ओर देखा और कहा, तुम इतने लंबे समय से क्यों लिख रहे हो? क्या तुम गेम खेल रहे हो? दोपहर में गंभीरता से अपना होमवर्क पूरा करो। यदि तुम वास्तव में इसे पूरा नहीं कर सकते तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आर्यन सिन्हा ने मासूमियत से कहा, हमने गेम नहीं खेला। आंटी राहुल को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तो फिर तुम उसके घर जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम बस बकवास कर रहे हो, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। अपनी मां की कड़ी नजर देखकर राहुल राठौर घबरा गए और अवचेतन रूप से उत्तर दिया, मैंने वास्तव में नहीं किया मां। जैसे ही उन्होंने ये कहा, राहुल राठौर को पता चल गया कि उनका काम हो गया है। वो माता राठौर की अजीब निगाहों से मिले और शर्मिंदा होने का नाटक किया। उन्होंने खुद को संभाला और कहा, क्षमा करें, मैंने इसे गलत कहा। मेरी माँ आमतौर पर मुझे इस तरह डांटती है। अगर मैं सावधान नहीं हूं तो मैं। दूसरी तरफ आर्यन सिन्हा मदद नहीं कर सके और अपना सिर झुकाकर एक मुस्कान छिपाने वाले थे। ऐसा मत सोचिए कि राहुल राठौर ने इसे नहीं देखा। उसने तुरंत माता राठौर की ओर देखा। जब वो ध्यान नहीं दे रही थी, उससे खुद को संयमित करने और स्थिति को बचाने के लिए कहा। कौन जानता था कि आर्यन सिन्हा की बात ना होती तो बेहतर होता। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो न केवल उन्होंने स्थिति को नहीं बचाया, बल्कि वो कब्रिस्तान भी गए। आर्यन सिन्हा ने राहुल राठौर के बेटे की भूमिका नहीं निभाई थी, इसलिए उन्होंने विनम्रता से बात नहीं की। उन्होंने सीधे कहा, आर्यन सिन्हा के घर पर रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके माता पिता व्यापार की यात्रा पर हैं और घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? माता राठौर ने आश्चर्य से पूछा। राहुल राठौर ने चेहरे पर हाथ फेरकर मन ही मन कोसते हुए कहा, निश्चित रूप से। मदर राठौर ने अगले सेकंड में कहा, अगर ऐसा है तो आर्यन सिन्हा एक रात के लिए हमारे घर पर भी रुक सकते हैं। इधर उधर भागने की जहमत मत उठाओ। राहुल राठौर ने अपनी मां की आंखों में प्यार देखा और उलझन महसूस की। वो जानता था कि उसने हर तरह की अजीब चीजों की कल्पना की होगी। उसने सोचा कि आर्यन सिन्हा अंधेरे घर में कमजोर, दयनीय और असहाय है। उसने राहुल राठौर को अपने घर पर रखने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि वो अकेली थी और चाहती थी कि कोई दोस्त उसके साथ आए। भगवान जाने, राहुल राठौर मां राठौर का कंधा पकड़कर उन्हें जगाना चाहते थे। वो शक्तिशाली मैडम राठौर के खिलाफ जीत नहीं सकता था, इसलिए राहुल राठौर केवल हार मान सकते थे और आज्ञाकारी रूप से आर्यन सिन्हा के पीछे अपना होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में वापस आ गए। दरवाजे में घुसते ही राहुल राठौर ने आर्यन सिन्हा को चुपके से हंसते हुए देखा। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी मां वास्तव में अच्छी थीं। बेहतर होता कि उन्होंने ये न कहा होता। अब जब उन्होंने इसका जिक्र किया तो राहुल राठौर गुस्से में आ गए। अगर इस आदमी ने कुछ गलत नहीं कहा तो चीजें इस पर कैसे आ सकती थीं? क्या होगा अगर उसने इसे अच्छी तरह से कवर नहीं किया और पता चल गया? वो इसे कैसे समझाने जा रहा था? एक टीम के साथी के रूप में इस तरह के एक अनिर्गल और मुक्त प्यार करने वाले सुअर को रखना वास्तव में थका देने वाला था। वो वास्तव में अपने कुत्ते का सिर तोड़ना चाहता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए राहुल राठौर ने वास्तव में अपना कदम उठाया। बिना एक शब्द कहे वो झपट पड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। बेशक आर्यन सिन्हा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए, ना ही वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे निपटना आसान था। पहली बार में स्तब्ध होने के अलावा उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक साफ पलटवार शुरू किया। वे दोनों एक दूसरे को पलटना और हावी होना चाहते थे, इसलिए ये धीरे धीरे जमीन पर लुढ़कने में विकसित हो गया।
वे बाघ के शावकों की तरह थे जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे और एक दूसरे को काट रहे थे। उन्होंने अपने दांतों को प्रकट करने के लिए अपना मुंह खोला जो पर्याप्त तेज नहीं थे। हालांकि वे एक वयस्क नर बाघ की तरह दबंग नहीं थे, फिर भी वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। एक बार जब वे दूसरे पक्ष को काट लेते थे तो वे आसानी से लौट नहीं जाते थे। वे जिद्दी और प्रतिस्पर्धी थे। हालांकि वे थोड़े बचकाने थे, लेकिन उनमें ताकत भी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने ज्यादा शोर नहीं किया, लेकिन अगर कोई वहां से गुजरता तो भी वे उन्हें सुनते थे। सवाल को धुंधला करने के बाद वो मुड़ी और भाग गई, जैसे कि वो इसे देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, जैसे कि वो अपनी बुद्धि से डर गई थी। राहुल राठौर दंग रह गए। वो तुरंत आर्यन सिन्हा के पास से उठा और उसे रोकने के लिए उसका पीछा किया, इस डर से कि वो अपने माता पिता से कुछ बेवकूफ़ी कहेगी। जहां तक वो क्या कहेगी राहुल राठौर को नहीं पता था, लेकिन उन्हें सहज भाव था कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन यामिनी लिविंग रूम से बाहर भागी और गुस्से में सोफे पर बैठ गई। उसके बाद उसने कुछ और नहीं किया। राहुल राठौर ने चारों ओर देखा और अवचेतन रूप से पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? यामिनी की आंखें चौड़ी हो गईं और वो मौके पर ही लगभग फट गई। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? राहुल राठौर को तुरंत एहसास हुआ कि उन्हें फिर से इसकी आदत हो गई है। वो झुंझलाहट में डूब गया और स्थिति को संभालने की कोशिश की। मेरा मतलब है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यामिनी ने अपने होठों को कर्ल किया और उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। उसने बस उदासीनता से कहा, वे टहलने गए थे। राहुल राठौर को थोड़ी राहत मिली। उसे याद था कि उसकी मां को डर था कि उसके पिता को व्यायाम पसंद नहीं है और उसे एक बड़ा बियर पेट मिलेगा। जब भी मौका मिलता वो उसे नीचे खींच लेती। थोड़ा शांत होने के बाद उसने समझाया, मैं बस उसके साथ खेल रहा था। यामिनी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुमने मेरे भाई को धमकाया? कदापि नहीं। वास्तव में? लेकिन मैंने सुना है कि मेरे भाई के आपसे अच्छे संबंध नहीं है। राहुल राठौर ने भौएं चढ़ाईं। स्कूल शुरू हुए अभी 1 महीना ही हुआ था और नए छात्रों ने उन चीजों के बारे में पहले ही सुन लिया था। वो हर किसी की गपशप फैलाने की क्षमता से हैरान था। साथ ही उन्हें लगा कि ये थोड़ा परेशानी भरा है। वो केवल खुद को संभाल सकता था और समझा सकता था, ये सिर्फ अफवाहें हैं। मेरे आपके भाई के साथ अच्छे संबंध हैं। हम हैं दोस्त। यामिनी ने कुछ देर तक उसे संदेह से देखा और फिर अर्थपूर्ण ढंग से कहा, सच में? लेकिन ज्यादा करीब मत बनो। राहुल राठौर के पीछे निकले आर्यन सिन्हा ने सामने कही गई बात नहीं सुनी और थोड़ा उलझन में पड़ गए। उन्हें अभी अभी पीटा गया था। क्या वो इसलिए चिंतित थी कि उनके बीच अच्छे संबंध थे? वे किस बारे में बात कर रही थी? क्या वे अच्छे भाइयों की तरह दिख रहे थे? और उनके बीच अच्छे संबंध क्यों नहीं हो सकते थे? आर्यन सिन्हा थोड़े असंतुष्ट थे, लेकिन यामिनी की मानसिक गतिविधियां उनकी उम्मीदों से परे थीं। उसने अभी जो देखा था उसके अनुसार ये किस तरह की स्थिति थी? उसके भाई को आर्यन सिन्हा ने पछाड़ दिया था या नाभी नारंगी? दिखावे और ऊंचाई के मामले में आर्यन सिन्हा ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन स्वभाव और गति के मामले में उसका भाई भी बुरा नहीं था। वो थोड़ा डरावना भी था, या दूसरे शब्दों में उनके लिए एक दूसरे पर हमला करना काफी अच्छा था। वे दोनों नुकसान में थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यामिनी ने पहले से ही उनके बीच हर तरह की संभावनाओं की कल्पना कर ली थी। शाम को उन्होंने स्नान किया। वे अंतिम समय में राहुल राठौर के घर आए थे और कोई कपड़ा नहीं लाए थे। इसलिए राहुल राठौर को आर्यन सिन्हा को पहनने के लिए अपने कपड़े खुद खोजने पड़े। सटीक रूप से कहें तो उन्हें अपने कपड़े खुद पहनने पड़ते थे, जो आर्यन सिन्हा का शरीर था। क्योंकि उनके शरीर की अदला बदली हो गई थी, इसलिए कई चीजें थोड़ी अव्यवस्थित हो गई थीं। तर्कसंगत रूप से कहें तो राहुल राठौर को आर्यन सिन्हा को अपने कपड़े उधार नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब जबकि वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनके लिए अपने कपड़े खुद पहनना सामान्य और स्वाभाविक था। इसके बजाय वो आर्यन सिन्हा को अपने कपड़े पहनने देने के लिए तैयार नहीं था। क्या मुसीबत है? वो इसके बारे में बहुत अधिक सोचने के लिए बहुत आलसी था। उसने एक ढीली टी-शर्ट और शॉर्ट्स निकाला और बाथरूम में स्नान करने की योजना बनाई। आर्यन सिन्हा को याद था कि उनका घाव पानी के संपर्क में नहीं आ सकता था, इसलिए उन्होंने ये कहने की पहल की, मैं आपके बाल धोने में आपकी मदद करता हूं। ये सोचते ही राहुल राठौर की भौएं सिकुड़ गईं। बेशक वो इसे पलटता से नहीं करना चाहता था। दूसरों से कुछ ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो वो खुद कर सकता था। क्या आपके पास प्लास्टिक ईयर मफ्स है? क्या? ये कानों के लिए है, ये पानी रोधी है। मैं बस सावधान रहूंगा। राहुल राठौर ने इसकी परवाह नहीं की और ये बात लापरवाही से कह दी। उसे अचानक याद आया कि हर बार जब वो अपने बाल धोता है तो हर तरफ झाग होता है और उसके कानों में पानी बहुत जाता है।
अब जब उसने उन पहलुओं के बारे में सोचा तो वो मदद करने से नहीं रुक सका। टस्क, परेशानी। उसने बाथरूम में कदम रखा और आर्यन सिन्हा की ओर देखने लगा। बिना किसी अभिव्यक्ति के उसने हल्के से कहा, यहां आओ। आर्यन सिन्हा को तुरंत समझ में आ गया कि उनका क्या मतलब था। वो 2-3 कदमों में चला, उसके पीछे बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। राहुल राठौर ने एक पल सोचा, अपनी टी-शर्ट उतारी और बाथ टब में बैठ गया। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और अपने सिर के पिछले हिस्से को किनारे पर रख दिया ताकि आर्यन सिन्हा शावर से अपने बालों को गीला कर सकें। शायद इसीलिए कि वो अपने शरीर का इलाज करते थे, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो राहुल राठौर के प्रति थोड़ा दोषी महसूस करते थे, लेकिन आर्यन सिन्हा की हरकतें काफी कोमल और सावधान थीं। कम से कम जब वो स्नान करता था तो ये उसके सामान्य आकस्मिक और इच्छापूर्ण रवैये से बहुत बेहतर था। गर्म पानी उसके पिच काले बालों पर गिर गया, उसे गीला कर दिया और आज्ञाकारी रूप से उसके माथे से चिपक गया। पानी की बूंदें नीचे खिसक गईं और आर्यन सिन्हा तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। उन्हें अपने कानों तक जाने नहीं दिया। आर्यन सिन्हा ने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर दबाया, तब तक रगड़ते रहे जब तक कि झाग बाहर ना आ जाए। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन फुसफुसाया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका नौकर हूं। राहुल राठौर को परोसा जाना काफी सहज था और वो इसका आनंद ले रहे थे। जब उसने आर्यन सिन्हा की बात सुनी तो उसके होंठ एक उपहास में बदल गए। हाँ, मैं तुम्हारा युवा गुरु हूं। मेरी अच्छी सेवा करो या इस महीने का वेतन पाने के बारे में सोचो भी मत। आर्यन सिन्हा दंग रह गए। उसने बस इसे लापरवाही से कहा और ये आदमी बहुत जल्दी चरित्र में आ गया। आर्यन सिन्हा अवाक रह गया। उसे किसी कारण से थोड़ा उदास महसूस हो रहा था, जैसे कि उसने वास्तव में खुद को बेच दिया हो। जैसे ही माहौल तनावपूर्ण था, किसी का फोन बज उठा। ये एक सेक्सी विदेशी आदमी की आवाज थी, सब वूफर मोहक। तरुण मित्तल ने शांति से अपना फोन निकाला। जब उसने स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम देखा तो उसकी आंखें थोड़ी मुड़ी हुई थीं। वो स्पष्ट रूप से बेहतर मूड में था। वो धीरे और धैर्य से बात कर रहा था, जो राहुल राठौर और अन्य लोगों को धमकी देने वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। कुछ मिनट बात करने के बाद वे महसूस कर सकते थे कि दूसरी तरफ का व्यक्ति तरुण मित्तल के लिए कितना खास था। उसकी आंखों के नीचे एक मुस्कान थी और जब वो बोलता था तो उसके शरीर से गुलाबी बुलबुलें निकलने लगे थे। वो पूरी तरह से प्यार की खट्टी बदबू में डूबा हुआ था। ओह, बहुत प्यारा। आर्यन जून सहित वे तीनों निराश दिख रहे थे। साथ ही उन्हें सिंगल होने से थोड़ी जलन महसूस हुई। जब कॉल समाप्त हुई तो आर्यन सिन्हा ने सहज रूप से पूछा, क्या ये शुआ वो था? तरुण मित्तल के हाव भाव तुरंत काले पड़ गए। उसने उसे ठंड से देखा। तुम्हें कैसे मालूम? आर्यन जून भी थोड़ा हैरान था। वो और तरुण मित्तल एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते थे। वो हमेशा अपने अच्छे भाई के क्रॉस ड्रेसिंग के प्यार से नाराज था। वो हर दिन उसे सुधारना चाहता था। उसे हाल ही में पता चला था कि वो हेशुओं को पसंद करता है, जो उससे 1 साल छोटा था। वे दोनों केवल हाई स्कूल में तरुण मित्तल से मिले थे और एक ही कक्षा में नहीं थे। उन्हें कैसे पता चला? आर्यन सिन्हा स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि तरुण मित्तल का मूड खराब था। वो नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले, इसलिए उसने तुरंत दोष को आगे बढ़ा दिया। शाहिल बिष्ट ने इसका अनुमान तब लगाया जब उसने आपको हेशुओं के काफी करीब चलते देखा। दरअसल उन्होंने और राहुल राठौर ने गलती से उन्हें देख लिया था और उनका पीछा किया था। वो हेशुओ लंबा और मजबूत लड़का था जो तरुण मित्तल के साथ था। थोड़ी जांच के बाद उन्हें पता चला कि वो हाई स्कूल के अपने पहले साल में एक खेल छात्र था। शाहिल बिष्ट निर्दोष थे। आर्यन सिन्हा की बेशर्मी की नई समझ भी राहुल राठौर को हुई। उसने उसे अजीब तरह से देखा। आर्यन सिन्हा ने उसे अपनी आंख मारी, जिससे वो सहयोग करने का संकेत कर रहा था। राहुल राठौर का चेहरा सीधा था। फिर वो चुप हो गया। दोष को आगे बढ़ाने के उसके कार्य के लिए मौन रूप से सहमत हो गया। दरअसल उन्होंने और शाहिल बिष्ट ने ऐसा बहुत किया था और उन्हें इसकी आदत थी। अंत में तरुण मित्तल उन पर विश्वास करने लगे। जब वो चला गया तो उसने उनके कंधे पर थपथपाया और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, याद रखना मैंने क्या कहा था, एक शब्द भी मत बोलना। परेशानी के लिए धन्यवाद। उनके शब्द स्पष्ट रूप से काफी विनम्र थे, लेकिन राहुल राठौर और राहुल यी को ऐसा लगा जैसे उन्हें धमकी दी जा रही है। उसकी सार्थक टकरी ने उनके बालों को अंत में खड़ा कर दिया, जैसे कि उसने उनके कुछ रहस्य की खोज कर ली हो। राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा ने एक दूसरे को देखा, भ्रमित और थोड़ा घबराए हुए, लेकिन वे कुछ नहीं सोच सकते थे और केवल कंधे उचका सकते थे। विदाई के बाद राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा अपने मंतव्य की ओर बढ़ते रहे, लेकिन वे अभी भी अचंभे में थे। आखिरकार उनका विश्वदृष्टि अभी चौंक गया था और उन्हें ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी। उन्होंने जमीन पर गिरे टुकड़ों को उठाया, उन पर फूंक मारी और उन्हें वापस एक साथ रख दिया। सरल शब्दों में कहें तो ये खुद को ये समझाने के लिए था कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी,
और ये बहुत सामान्य था। तरुण मित्तल अभी भी वही तरुण मित्तल थे। क्या ये सिर्फ इतना नहीं था कि उसके शरीर पर एक अतिरिक्त हिस्सा था जिसने उसे एक देवी से भाई में बदल दिया था? ये कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह उन्होंने अपने विश्व दृष्टि को नया आकार दिया और अपने अभिव्यक्तियों को अपनी सामान्य शांति में बहाल कर लिया। लेकिन जल्द ही, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी कुछ खोजा था, उनके लिए इसी तरह की चीजों पर ध्यान देना आसान हो गया था। सड़क पार करते समय उनके सामने एक जोड़ा था। वे भी शायद छात्र लग रहे थे और वे घनिष्ठ रूप से हाथ पकड़े हुए थे। लड़की नाजुक और प्यारी थी और लड़के के सिर पर सुंदर छोटे बाल थे। उन्होंने हिप हॉप शैली में कपड़े पहने थे और बेसबॉल कैप पहनी थी। दोनों काफी संगत लग रहे थे, जब तक कि राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा ने तथाकथित लड़के को बोलते नहीं सुना। उसकी आवाज कोमल और मीठी थी। ये स्पष्ट रूप से एक लड़की थी, ठीक है ना? वे अपनी आप को सदमे से घूरने से नहीं रोक सके और उनके दिल, जो पूरी तरह से शांत नहीं हुए थे, फिर से चौंक गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक और व्यक्ति रेलिंग के खिलाफ झुका हुआ है और आइसक्रीम चाट रहा है। उसके छोटे मैरून बाल थे, जिसके सिरे स्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे और उनमें से कुछ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में लिपटे हुए थे। उसके पास एक निष्पक्ष और सुंदर साइड प्रोफाइल थी और उसने एक गुलाबी लंबी टी शर्ट पहनी थी जो उसके नितंबों को ढक रही थी। ये ढीली ढाली थी, जिससे वो और भी सुंदर लग रही थी। उसकी छोटी जीन्स के नीचे गोरे और लंबे पैरों की एक जोड़ी थी। उसे इस तरह देखते हुए उसे एक प्यारी और मुलायम लड़की होना चाहिए, है ना? लेकिन जब वे करीब आए और बारीकी से देखा तो उन्होंने पाया कि वास्तव में वो एक FCKING नीला बच्ची थी। इस दुनिया में क्या गलत था? राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा इतने शांत दिख रहे थे कि उनके चेहरे अकड़ गए थे, लेकिन वास्तव में वे अपने दिलों में पागलों की तरह दहाड़ रहे थे। अंदर एक चीखता हुआ ग्राउंड हॉग रह रहा था। बार बार उत्तेजित होने के बाद राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा के शरीर बिना किसी एहसास के वापस स्विच हो गए। उन्होंने पड़ोस के नीचे रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन किया और कंधे से कंधा मिलाकर घर चले गए। आर्यन सिन्हा का दिमाग अचानक ठिठ गया और वो राहुल राठौर के सीने पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने उस पर दबाव डाला और बिना किसी कारण के उसे पकड़ भी लिया। इसके बाद प्रतिक्रिया देने वाले राहुल राठौर ने उन्हें मुक्का मारा। दूसरी ओर आर्यन सिन्हा ने राहत की सांस ली। ईश्वर का शुक्र है कि तुम लड़की नहीं हो, अन्यथा मुझे निश्चित रूप से लगेगा कि तुम नुकसान में हो। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा नहीं था कि आर्यन सिन्हा ने आत्मा की अदला बदली की थीम के साथ टीवी नाटक नहीं देखे थे, लेकिन वे सभी रोमांटिक आइडल ड्रामा थे। आत्मा की अदला बदली के कारण पुरुष और नारी नायकों ने बहुत से जोक्स बनाए और फिर वे धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन ये बेस्ट फ्रेंड सिस्टम क्या था? इसने इस तरकीब को उन दोनों पर इस्तेमाल किया। अगर वो राहुल राठौर के स्वभाव को अच्छी तरह से नहीं जानता था तो वो किसी भी पल चरम पर चला जाता। दोस्त होने की बात तो भूल जाइए, उसने उससे ब्रेकअप भी कर लिया होता। वे दुकान से वापस लौट आए। बुनियादी स्नैक्स के अलावा उनमें से प्रत्येक के हाथों में खट्टा छाछ का एक डब्बा था। ये पीले आड़ू के मजे का था। उन्होंने पिन की पन्नी को फाड़ा। सबसे पहले दही को चाटना था। जब आर्यन सिन्हा ने तरुण मित्तल का नाम सुना तो उनके चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया। उसने गलती से अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया और मुड़े हुए चम्मच को आधा तोड़ दिया। आर्यन सिन्हा अवाक रह गया। वो इस दही को कैसे खाना चाहता था? शाहिल बिष्ट को नहीं लगा कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था और वे हंस पड़े। राहुल राठौर ने मूल रूप से उन्हें अनदेखा किया और अपना दही खाना जारी रखा। उसने अपनी आंख के कोने से आर्यन सिन्हा की ओर देखा भी नहीं। उसे जरा भी सहानुभूति नहीं थी। आर्यन सिन्हा ने कहा, मुझे अपना चम्मच उधार दो। राहुल राठौर ने हिचकिचाया नहीं। आर्यन सिन्हा ने उदासी से आहें भरते हुए नाटक किया। छोटे राठौर, ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है। हम एक दिन के भाई हैं। शाहिल बिष्ट उसके प्राकृतिक टोन से भ्रमित हो गए। भाई आर्यन, मुझे नहीं लगता कि मूल वाक्य ऐसा था। आर्यन सिन्हा ने कंधे उचकाए और लापरवाही से दही खाने के लिए दयनीय रूप से छोटा चम्मच उठाया। उन्होंने कहा, छोटे राठौर यांग, तुम दही प्रेमी हो, है ना? मैं तुम्हें हर दिन इसे पीते देखता हूं और मैं देखता हूं कि तुम्हारे फ्रिज में इसका बहुत सा है। राहुल राठौर ने उसकी ओर घूर कर देखा। तुम्हें इससे कोई समस्या है? आर्यन सिन्हा ने चम्मच को काटा और मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारा शौक काफी अच्छा है। तुम बहुत लड़कियों जैसे हो। राहुल राठौर रुक गए। उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने बिना सोचे समझे उसे लात मार दी। ऐसा लगता था कि आर्यन सिन्हा ने इसकी उम्मीद की थी और बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ चकमा दे दिया। उनकी चपलता मार्शल आर्ट फिल्मों में मार्शल आर्ट मास्टरों के बीच लड़ाई की तरह थी। ये दोनों शांति से दही भी नहीं खा सकते थे। दर्शक शाहिल बिष्ट शो देखकर खुश हो गए। तब उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। हाँ, आर्यन भाई राहुल राठौर के घर कब गए थे? दुर्भाग्य से दोनों अभी भी झगड़ रहे थे और उनके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। अगर वे सुनते भी तो वे न सुनने का नाटक करते।
एक छोटे ब्रेक के बाद उन्होंने समय सारणी को देखा और पाया कि ये संगीत की कक्षा थी। कक्षा 5 के छात्र दूसरी मंजिल पर संगीत कक्षा में चले गए। जब वे कक्षा में पहुंचे तो वे सामान्य कक्षा की सीटों पर बैठ गए। हालांकि यहाँ की मेज और कुर्सियां सामान्य कक्षा की कुर्सियों से अलग थीं। पोडियम के कोने में एक पियानो था। औपचारिक रूप से क्लास शुरू होने से पहले आर्यन सिन्हा के दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, रैंडम मिशन। कृपया राहुल राठौर को उन गीतों को सिखाएं जो उन्होंने आज कक्षा में सीखे थे। समय सीमा 12। असफलता का परिणाम सजा होगी। जब आर्यन सिन्हा ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत उपहास किया और कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के एक टोन बहरे आदमी को सिखाऊं तो मैं बस मर सकता हूं। वो सही है। राहुल राठौड़ बहुत अच्छे टोन बहरे थे। वो हर पल कुंजी गा सकता था। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये स्थिति एक परीक्षा में सभी सही उत्तरों को पूरी तरह से याद करने जैसी थी। यहां तक कि अगर आप उत्तर पुस्तिका को जमीन पर फेंक देते हैं और उस पर पैर रखते हैं तो आपके लिए शून्य प्राप्त करना असंभव होगा। आर्यन सिन्हा ने जो शब्द कहे थे वे उनके दिल में उपहास करने के लिए नहीं थे। अपने डेस्क मीट के रूप में राहुल राठौड़ ने निश्चित रूप से एक एक शब्द सुना। उन्होंने अनुमान लगाया कि सिस्टम मिशन क्या था। बेशक उसे लगा कि यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो अभी भी बहुत दुखी था कि इस आदमी ने इसे इतनी स्पष्ट रूप से कहा। वो सोच रहा था कि क्या उसका गायन वास्तव में इतना बुरा था। फिर उन्होंने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ आर्यन सिन्हा की ओर रुख किया और पूछा, आपने अभी क्या कहा? आर्यन सिन्हा ने तुरंत सिर हिलाया, मैंने कुछ नहीं कहा। गायन हमेशा से राहुल राठौड़ की कमजोरी रही है, इसलिए वो आमतौर पर लिपसिंग करना पसंद करते थे। वो छात्रों के एक बड़े समूह के बीच परेशान पानी में मछली पकड़ सकता था। अधिकांश समय उसे तब तक नहीं खोजा जा सकता था जब तक कि वो एक बहुत ही गंभीर शिक्षक से ना मिल जाए। दुर्भाग्य से इस सेमेस्टर में एक ऐसा शिक्षक था। वो अपने 20 के साल का था। हालांकि उसका लुक बहुत उत्कृष्ट नहीं था। शायद अपने पेशे के कारण वो धीरे और मीठी बोली लगाती थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसकी कोमल उपस्थिति का मतलब ये नहीं था कि उससे बात करना आसान था। जब छात्र संगीत को गंभीरता से नहीं लेते थे तो उन्हें इससे नफरत थी। उसे दृढ़ता से उम्मीद थी कि वे संगीत के आकर्षण को गंभीरता से अनुभव करेंगे। इसलिए राहुल राठौड़ जैसे कोई व्यक्ति निश्चित रूप से पहला छात्र था जिसे वो चुनती और शिक्षित करती। संगीत शिक्षक ने छात्रों के साथ पियानो बजाया। कभी कभी उन्होंने ये इंगित किया कि वे कहाँ अच्छा नहीं गाते हैं। वो बहुत धैर्यवान थी। बेशक ये इस आधार पर था कि किसी ने भी उसकी निचली रेखा पर कदम नहीं रखा। कुछ देर गाने के बाद वो गहरी भौहें सिकोड़ती रहीं और राहुल राठौड़ की दिशा में देखने लगीं। खिड़की के पास तीसरी पंक्ति में, लड़का, आपके मुंह का आकार गलत है, आलसी मत बनो, खड़े हो जाओ और अकेले कुछ पंक्तियां गाओ। पकड़े गए राहुल राठौड़ को लगा कि उनका दिल ठंडा हो गया। शिक्षक ने पियानो बजाया। राहुल राठौड़ ने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब शिक्षक ने उसे फिर से देखा तो उसके पास वास्तव में अपने भाग्य को स्वीकार करने और बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, एक भी नोट कुंजी पर नहीं था। संगीत शिक्षक नाखुश था। छात्र, कृपया अधिक सगंभीर रहें, आपने ठीक से गाया भी नहीं। राहुल राठौड़, जो स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर थे, मरना चाहते थे। आर्यन सिन्हा, जो बगल में था, अपनी हंसी को पकड़ने से लगभग बेहोश हो गया। अंत में अपने गरीब डेस्कमेट की घुरी के तहत उसने समझाने में मदद करने के लिए अपना हाथ उठाया। शिक्षक, उसने नहीं। राहुल राठौड़ ने उसे घूरा और कई बार उसे खींचा, लेकिन उसने फिर भी सहयोग नहीं किया। वो अब देखभाल करने के मूड में नहीं था। अगर उसे देर हो गई, अगर वो कक्षा में अपना रास्ता नहीं ढूंढ सका तो ये उसका कोई काम नहीं था। राहुल राठौड़ ने आर्यन सिन्हा का हाथ फेंक दिया और अपने कपड़े धोने के लिए बालकनी में चले गए। शरारती बच्चा, जो जिद्दी था और स्नान करने के लिए तैयार नहीं था, तुरंत पीछे हट गया। उसने राहुल राठौड़ को घूरा और उससे चिपक गया। ध्यान से पूछा, क्या तुम गुस्से में हो? राहुल राठौड़ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आर्यन सिन्हा ने तुरंत कड़वा चेहरा पहन लिया और घबरा गया। आप वास्तव में गुस्से में है? वो दयनीय लग रहा था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कि वो अगले सेकंड रोने वाला हो। राहुल राठौड़ को सिरदर्द महसूस हुआ। उन्हें क्यों नहीं पता था कि आर्यन सिन्हा एक रोने वाला बच्चा था? वो पागल हो रहा था। राहुल राठौड़ ने उसकी ओर देखा और उसके आंसू और भी तेजी से बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जोर से रोने वाला हो। रुको, राहुल राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा। आर्यन सिन्हा ने अपने होंठ भींच लिए और उसे घूरने लगा। अपने आंसू गिराने की हिम्मत नहीं की। उसकी बाध्य शांति ने उसे और भी दयनीय बना दिया, जिससे राहुल राठौड़ को यह भ्रम हो गया कि वो एक बड़ा खलनायक है। आर्यन सिन्हा ने अपने होंठ भींच लिए और उसे दयनीय दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे डर था कि राहुल राठौड़ उसे नजरअंदाज कर देगा। इसलिए उसने अपने आंसू रोक लिए और सावधानी से कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूं, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते? राहुल राठौड़ अवाक रह गए। ऐसा लग रहा था कि अगर वो नहीं मानता तो आर्यन सिन्हा उसे अंत तक घूरता रहता। राहुल राठौड़ को घूरना बहुत असहज महसूस हुआ और उन्होंने अनिच्छा से सिर हिलाया। आर्यन सिन्हा अंत में मुस्कुरा दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, अपना सामान उठाया और स्नान करने के लिए बाथरूम में चला गया। राहुल राठौड़ सिंक के सामने खड़े हो गए और अपने सामने बेसिन को देखा। उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि आर्यन सिन्हा पहले से भी ज्यादा डरावना है। वो उसे न डांट सकता था, न मार सकता था। जब वो गुस्से में था तो वो रोता था। अपने कपड़े धोने और छात्रावास में लौटने के बाद शाहिल बिष्ट मुस्कुराते हुए आया। छोटे राठौड़ यांग, तुम्हारे और आर्यन सिन्हा के बीच क्या हुआ? वो इतना अजीब क्यों लगता है?
क्या वो तुम्हारे साथ कोई शर्त हार गया? राहुल राठौड़ ने तुरंत आर्यन सिन्हा के इस तरह होने की वजह सोची। वो गायन मिशन में विफल हो गया था। क्या वो स्वर बहरा होने के लिए दोषी था? आर्यन सिन्हा ने उसे ठीक से नहीं पढ़ाया और उसे डांटते रहे। क्या वो जिम्मेदार था? उन्होंने भौएं सिकोड़ी और अचानक शाहिल बिष्ट के कंधे पर थपथपाया। उन्होंने अपना फोन उठाया और कहा, चलो 2 राउंड खेलते हैं। शाहिल बिष्ट ने कुछ दिनों से उनके साथ मैच नहीं खेला था और वो काफी उत्साहित थे। फिर राहुल राठौड़ ने सभी प्रकार के बड़े कदम उठाए और निर्दयता से उन्हें बार बार मार डाला। राहुल राठौड़ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप अभी भी उत्सुक हैं? उस रहस्यमय मुस्कान ने, उस भयानक निगाह ने शाहिल बिष्ट के बाल खड़े कर दिए। उन्होंने जबरदस्ती अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जानना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो भी मैं नहीं सुनूंगा। राहुल राठौड़ अवाक रह गए। वो कौन था जिसने अभी ये सवाल पूछा था? हालांकि 2 खेल खेलने के बाद उनका मूड वास्तव में थोड़ा बेहतर था। शाहिल बिष्ट ने उनके नितंबों को थपथपाया और फिसल गए, जिससे राहुल राठौड़ को आर्यन सिन्हा का अकेले इंतजार करना पड़ा। जब वो स्नान घर से बाहर आया तो वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी कमीज भी नहीं पहनी थी। वो अपनी पैंट के साथ भागा और उसके बाल अभी भी गीले थे। ये देखकर राहुल राठौड़, जो अभी भी वहीं थे, उन्हें थोड़ी राहत मिली। राहुल राठौड़ को उनके चेहरे का भाव पसंद नहीं आया और उन्होंने नाखुशी से कहा, अपने कपड़े पहनो और अपने बाल सुखाओ। ओह! आर्यन सिन्हा ने बार बार सिर हिलाया और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की कॉटन की टी-शर्ट को उठाकर सिर पर रख लिया। उसके बालों के पानी ने उसके कपड़ों को भिगो दिया। राहुल राठौड़ देख नहीं सकता था। उसके जुनूनी बाध्यकारी विकार को बाध्य किया गया। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तौलिया कहाँ है? आर्यन सिन्हा ने बैल्कनी के सिंक की ओर, बेसिन की ओर इशारा किया। पानी पर एक भीगा हुआ तौलिया तैर रहा था। राहुल राठौड़ ने थके हुए आह भरी। वो अपनी मदद के बिना उसके सिर पर मार नहीं सका। फिर वो गुस्से में तौलिया निकालने के लिए दौड़ा और उसे आर्यन सिन्हा के सिर पर फेंक दिया। उसने उसके गीले बालों को मोटे तौर पर रगड़ा। जल्द ही वो आधा सूख गया, लेकिन साथ ही उसके बाल पहचान से परे हो गए। आर्यन सिन्हा बिल्कुल भी नाराज नहीं था, बल्कि वो काफी खुश लग रहा था। वो राहुल राठौड़ को देखकर मुस्कुराया। एक छोटा कुत्ता दांत दिखाया। वो मूर्ख और प्यारा था, उसके खिलाफ पूरी तरह से असुरक्षित था। धन्यवाद। राहुल राठौड़ के क्रोध गुद में भाव जम गए। अचानक उसका गुस्सा बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था और अवचेतन रूप से दूर देखने लगा। उसने 2 बार खांसने का नाटक किया और ठंडे चेहरे से कहा, तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी करो वरना मैं पहले चला जाऊंगा। ये सुनकर आर्यन सिन्हा तुरंत घबरा गए। वो कैबिनेट में भागा और अपने मोज़ों के जरिए अफवाह उड़ाई। फिर जल्दी से अपने जूते पहन लिए। जब उसने अपने जूते के फीते बांधने के लिए अपना सिर नीचे किया तो वो उसकी ओर ऐसे देखता रहा जैसे उसे डर हो कि राहुल राठौड़ उसे छोड़कर चला जाएगा। राहुल राठौड़ ने बेनिसी से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अपने जूते पहनो। ओह! आर्यन सिन्हा ने सहमति दर्शाई, लेकिन वो फिर भी उस पर चुपके से नजर डालने से नहीं बच सका। वो लगातार था और खोजे जाने से डरता था। ये इतना स्पष्ट था, इसे कौन नहीं देख सकता था। राहुल राठौड़ ने अपना सिर हिलाया और अनजाने में अपने होंठ भींच लिए, जिससे मुस्कान दिखाई दी। राहुल राठौड़ अब लिखने में बहुत आलसी थे। उन्होंने अपने दांत पीसे और ठंडे स्वर में मना कर दिया, नहीं। आर्यन सिन्हा ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसके गालों पर आंसू गिर पड़े। उसका सुंदर चेहरा बेजान था, लेकिन वो विशेष रूप से उदास और अन्यायी लग रहा था। लाल माथे के साथ उसने जिद्दी पूर्वक पूछा, क्यों नहीं? राहुल राठौड़ नाराज हो गए। नहीं का मतलब नहीं। आर्यन सिन्हा ने कहा, मैं अपने पिता के साथ सोना चाहता हूँ। फिक, कितने साल के हो? पूर्वज। राहुल राठौड़ ने अपना माथा पकड़ लिया। उसकी कनपटियां धड़क रही थीं। वो टूटने के कगार पर था। उन्हें मैं तुम्हारा पिता हूं कहने और अपने लिए एक गड्ढा खोदने पर पछतावा हुआ। आर्यन सिन्हा एमनीजिया से पीड़ित हो चुके थे, लेकिन उनकी जिद और जिद्दी खत्म हो गई थी। वो और भी बेशर्म थे और उन्हें नहीं लगता था कि इन चीजों को करने में कुछ गलत है। वो अपनी काली और चमकती आंखों से राहुल राठौड़ को घूरता रहता और तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो सहमत नहीं हो जाता। राहुल राठौड़ ने अपनी आंखें घुमाई और अपना चेहरा दूर कर लिया। पहले अपना होमवर्क करो, तुम्हारा काम पूरा होने के बाद हम बात करेंगे। आर्यन सिन्हा ने कुछ देर और देखा और महसूस किया कि राहुल राठौड़ ने पहले ही अपना सिर नीचे कर लिया था और उसे नजरअंदाज करते हुए अपने होमवर्क पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने अपने होंठ पूरित किए और लिखने के लिए अपनी कलम उठाई, शायद इसलिए क्योंकि वो प्रेरित था। उसने बहुत तेजी से लिखा। आर्यन सिन्हा का एमनीजिया कुछ ऐसा ही था, लेकिन उनके पास जीवन कौशल और ज्ञान था, नहीं तो राहुल राठौड़ वास्तव में पागल हो जाते। आधे घंटे बाद आर्यन सिन्हा ने अपनी उत्तेजना को दबाया और कहा, मेरा काम हो गया। राहुल राठौड़ अभी भी लिख रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से आर्यन सिन्हा की ओर देखा और पाया कि आर्यन सिन्हा ऐसे लग रहे थे जैसे वो पुरस्कार मांग रहे हो। वो एक सेकंड के लिए अवाक रह गए। उन्होंने आर्यन सिन्हा का होमवर्क लिया और उस पर नजर डाली और पाया कि वो गंदा नहीं था, बल्कि व्यवस्थित था। उन्होंने इतनी जल्दी लिखा और सटीकता की गारंटी दे सकते थे। क्या वो आमतौर पर ऐसा करने के लिए बहुत आलसी थे? राहुल राठौड़ ने देखा कि उनके पास अभी भी एक अधूरा विषय था और उनका मूड खराब था। उन्होंने एक असंगमित हिन्हाता सिर हिलाया और होमवर्क वापस आर्यन सिन्हा को फेंक दिया और लिखना जारी रखा।